साथियों नमस्कार। साहित्यविद केपीएस पर आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है घरौंदा, जिसमें एक ईमानदार व्यक्ति का संघर्ष है, खुद अपने आप से तथा समाज से। क्या वो ईमानदारी तथा बेईमानी के बीच की एक बारीक लकीर को पार कर जाता है? आइए सुनते हैं। अरविंद को जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। नेहा की जिद के आगे उसकी एक न चली थी। मन मारकर उसे भी पार्टी में आना पड़ा था। थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर धीरे धीरे बातों का दौर घूम फिरकर उसी विषय पर आ गया जिसका अरविंद को डर था। अरविंद जानता था कि एक बार वह मुद्दा शुरू हो गया तो सब उसे ही निशाना बनाएंगे। उसने किसी से भी उस विषय पर बहस करना उचित न समझा और नेहा को घर चलने का इशारा करते हुए पार्टी से बाहर आ गया। गाड़ी में बैठते ही उसने नेहा पर अपना गुस्सा निकालना शुरू किया। मैं कह रहा था ना कि पार्टी में नहीं आऊँगा। अब देख लिया तुमने, सब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। नेहा, क्या गलत कहा उन लोगों ने? मुझे तो किसी की बात चुभने वाली न लगी। अरविंद, तुम्हें क्यों लगती? निशाना तो मैं था ना। नेहा, तुम में और मुझ में कोई फ़र्क है क्या? अगर बात चुभने वाली होती तो मुझे भी चुभती। सब हमारे भले की ही बात कर रहे थे। अरविंद, लो सुन लो, मुझे बात चुभने वाली लगी और इन्हें वह हमारे भले के लिए। नेहा ने अंधकार में भी अरविंद के गुस्से को भांप लिया था, सो उसने बात को वहीं समाप्त करने में ही भलाई समझी। वह जानती थी कि अरविंद इस विषय पर भड़क जाता था और आपे से बाहर हो जाता था। इसमें उसका दोष नहीं था। कुछ वर्षों पहले तक अरविंद ऐसा न था। उसने खुद ही कहा था, नेहा, हमारी तरह के मध्य वर्गीय लोग जीवन में दो ही उद्देश्य लेकर जीते हैं। पहला, उनके बच्चे पढ़ लिख कर काम धंधे से लग जाएं, और दूसरा, उनका एक अपना मकान बन जाए। इससे अधिक की कल्पना करना भी न केवल उनके लिए अपूर्ण सपना देखने के बराबर है, बल्कि उनकी सामर्थ्य के भी बाहर होता है। नेहा को अरविंद की बात सही लगी थी। बोली, अपने बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, समय आने पर कहीं न कहीं नौकरी पर लग ही जाएंगे। हाँ, मकान के लिए अभी से चिंता करनी होगी, जिससे तुम्हारे रिटायर होने से पहले लोन की सारी किस्तें पूरी हो जाएं। बस तभी से दोनों मकान की तलाश में रहने लगे। रोज योजना बनती कि मकान कैसा हो। नेहा कहती, देखो जी, मुझे रसोई घर बड़ा चाहिए जिससे सारा काम आसानी से कर सकूं। छोटे रसोई घर में इधर हाथ लगा तो वह बर्तन गिरा, उधर हाथ लगा तो वह गिलास गिरा। पूरे रसोई घर में किचकिच रहती है सो अलग। मसालों के 5 डिब्बे हटाओ तो पीछे हल्दी का डिब्बा मिलता है। बाई आती है तो मैं रसोई घर से बाहर। एक समय में एक ही आदमी रसोई घर में समा सकता है। ठीक कहती हो, अरविंद ने अपनी राय दी। और सामने का लान भी बड़ा होना चाहिए, ताकि रिटायर होने के बाद सर्दियों में धूप में बैठकर अखबार पढ़ा करूँगा और वहीं दोनों चाय भी पिया करेंगे। नेहा दौड़कर न्यूज़पेपर का विशेषांक लाई और बोली, देखो, इसमें लिखा है कि मकान का मुंह पूरब की ओर होना चाहिए, उससे खूब धूप और हवा आती है। बच्चों को जैसे ही भनक लगी कि पापा मकान खरीदने वाले हैं, उन्होंने अपनी शर्त रख दी, मेरा और दादा दादी का कमरा अलग होना चाहिए। अब नेहा जब भी किसी पार्टी में जाती तो बड़ी शान से बताती कि वह मकान लेने वाले हैं। ऐसे में राय देने वाले भी पीछे न रहते। कोई कहता कि बिल्डर के बारे में ठीक से पता करके ही एडवांस देना, तो कोई नसीहत देता कि केवल डिज़ाइन पर ही मत जाना, बल्कि क्वालिटी भी देखना। आजकल रेत अधिक और सीमेंट कम मिलाते हैं। आस पड़ोस भी ज़रूर देख लेना। अगर पड़ोस गड़बड़ है तो अच्छे से अच्छा मकान भी बेकार है। अरविंद और नेहा सभी की बातें ध्यान से सुनते रहे। पूरे परिवार में खुशी की लहर थी। रोज नए नए मंसूबे बांधे जाते, नई नई योजनाएं बनाई जाती। उस समय अरविंद का ऑफिस से मकान के लिए 2.5 लाख रुपये का ऋण मिल सकता था। उसने सोचा 50 से 60 हज़ार रुपये अपने पास से लगाकर अच्छा मकान मिल जाएगा। अरविंद के ऑफिस चले जाने के बाद नेहा न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाती और मकान के विज्ञापन बड़े ध्यान से पढ़ती। जो उसे अच्छे लगते उन्हें काटकर एक एक कर फाइल में रखती जाती। इस बीच उसने अपनी उन सहेलियों को भी फ़ोन घुमा दिए जिन्होंने हाल ही में मकान लिए थे। सबसे अच्छा सुझाव उसे संध्या का लगा। उसने सुझाया, नेहा, किसी भी सरकारी स्कीम में मकान देख लेना। निजी बिल्डरों का कोई भरोसा नहीं, कब स्कीम ठप हो जाए और तेरा पैसा मार ले। नेहा और अरविंद को यह बात जम गई। एक रविवार को पूरा परिवार कुछ सरकारी स्कीमों में मकान देखने गया। मेरठ रोड वाली स्कीम में मकान काफ़ी बड़े थे। चारों ओर लान, बड़ा रसोई घर, 3 बेडरूम, कार के लिए गैराज, छत के लिए अलग से सीढ़ियाँ आदि। चारों बहुत खुश हुए कि इतनी जल्दी मन मुताबिक मकान मिल गया। स्कीम के कार्यालय में जाकर अरविंद ने सारी जांच पड़ताल की
अंत में अरविंद ने उनसे मकान का मूल्य पूछा। स्कीम इंचार्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सस्ते हैं साहब, 3,90,000। रजिस्ट्री वगैरह मिलाकर कुल 4.5 लाख तक बैठ जाएगा। अलग से अगर आप 20,000 रुपये नंबर 2 में दे दे तो कोने वाला मकान दिलवा दूंगा, उसमें ज़मीन अधिक है। अरविंद को झटका सा लगा। उसने मन ही मन स्कीम इंचार्ज की बात दोहराई। 20,000 रुपये नंबर 2 में, वह भी और दे दे, इसका मतलब 20,000 के अलावा तो नंबर 2 में देना ही देना है। फिर भी उसने बात को और साफ करने की गरज से पूछा, और दे दे से आपका क्या मतलब है? इंचार्ज ने अरविंद को ऐसे घूरा मानो कोई अनुभवी पहलवान अखाड़े में किसी नौसिखिए को आंकता है। मतलब साफ है साहब, इन मकानों के नंबर लॉटरी से निकाले जाते हैं। 3,90,000 में आप 60,000 रुपये नंबर 2 में इस बात का दे रहे हैं कि आपका नाम बिना लॉटरी के आ जाए। अरविंद झुंझला कर बोला, देखिए, न तो मैं बेईमानी का पैसा लेता हूँ और न ही देता हूँ। स्कीम इंचार्ज के होठों की मुस्कान घिनौनी हो गई। कोई बात नहीं, 3-4 साल बाद हमारी अगली स्कीम आएगी, उसमें आप आवेदन कर दीजिएगा। अगर लॉटरी में नाम आया तो ठीक है, नहीं तो उससे अगली स्कीम आएगी। 8-10 साल में आपको मकान मिल ही जाएगा, उसमें आपको शायद नंबर 2 में कुछ भी न देना पड़े। अरविंद हताश होकर सुखचाया हुआ बोला, अच्छा, अगर मेरा बजट 3 लाख ही है तो कोई बात नहीं, आप उधर बने छोटे वालों में से कोई मकान ले लीजिए, स्कीम इंचार्ज बोला। अरविंद ने छोटे वाले मकानों का नाप पूछा तो पाया कि वे बहुत ही छोटे थे। फिर भी उसने धीरे से अपनी आशंका जाहिर की, उनमें भी नंबर 2 में पैसा ही देना पड़ेगा। स्कीम इंचार्ज की घिनौनी मुस्कान वापस आ गई। आप शायद पहली बार मकान खरीदने निकले हैं। हिंदुस्तान का कानून है कि यहाँ कोई मकान बिना नंबर 2 के न तो बिकता है न खरीदा जाता। पर यह तो सरकारी स्कीम है, इसमें भी नंबर 2 का चक्कर क्यों? हम लोग क्या हिंदुस्तान के बाहर के हैं या कोई हमारे लिए अलग से कानून बनाए हैं? पर मेरे पास तो सब नंबर 1 में है और मैं नंबर 1 में ही दूंगा। स्कीम इंचार्ज ने बड़ी हिकारत भरी नज़र से अरविंद को देखा और बोला, फिर तो खरीद चुके आप मकान। नंबर 1 में तो एक खोली भी न मिलेगी आपको। साहब, अच्छा हो कि आप अपना और हमारा समय बर्बाद न करें और मकान खरीदने का इरादा छोड़ दें। अरविंद की झुंझलाहट क्रोध में बदल गई। आपका मतलब है हिंदुस्तान में कोई ईमानदार आदमी मकान खरीद ही नहीं सकता? स्कीम इंचार्ज ने अपना बाण और पैना कर दिया। हिंदुस्तान में ईमानदार आदमी है ही कहाँ, और जो है वो ईमानदारी का ढोंग करते हैं। अरविंद को और अधिक सहन नहीं हुआ और वह चुपचाप अपमानित सा गाड़ी में आकर बैठा। नेहा ने पूछा, क्या हुआ? पागल है, कहता है जेब में नंबर 2 का पैसा नहीं है तो मकान नहीं खरीद सकते। हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों ने मकान खरीदे हैं, क्या सबने बेईमानी के पैसे से ही मकान खरीदे हैं? नेहा ने अरविंद को शांत करने का प्रयत्न किया। तुम चिंता मत करो, मैंने और भी बहुत से विज्ञापन रखे हुए हैं, कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा। किसी सरकारी स्कीम में देखकर टाइम बेकार करना है। इन सभी की कौम एक सी ही है, वेश्या की तरह बेशर्मी से अपना ईमान बेचते हैं। इनके विभाग में अगर कोई ईमानदार कर्मचारी फंस जाए तो यह लोग उसे चैन से जीने भी न देंगे। नेहा ने विज्ञापन छांटते हुए कहा, मीनू ने बताया था कि इस स्कीम के सामने किसी निजी बिल्डर की कॉलोनी है। 3.25 लाख रुपये में 3 बेडरूम का मकान दे रहा है। पूरा पैसा ड्राफ्ट से ले रहा है। जब ड्राफ्ट से पैसा ले रहा है तो नंबर 2 का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस कॉलोनी में ज़रूर मिल जाएगा, तुम परेशान न हो। अरविंद और बच्चों के चेहरे पर उम्मीद की किरणें नजर आने लगी। अधिक ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लाइन में खंभों पर खड़े ढांचे दूर से ही नजर आ रहे थे, अभी बन रहे हैं शायद। अरविंद ने दूर से ही मकानों की दशा देखकर अपनी राय दी। अरे तुम नहीं जानते इन बिल्डर्स को, पल में मकान पूरे कर देते हैं। नेहा ने उम्मीद को पंख लगाए। अरविंद की गाड़ी वहां पहुंची तो बहुत से लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। अरविंद ने उतरकर पूछताछ की तो पता चला कि उन लोगों ने 2 साल पहले बिल्डर्स को पूरा पैसा दे दिया था, पर वह पैसा लेकर फरार हो गया। अरविंद का दिल खट्टा हो चुका था। सारा परिवार बिना कहीं और कोशिश किए ही वापस घर को आ गया। उसके बाद से अरविंद ने मकान के लिए कई जगह प्रयास किया, पर हर जगह कोई न कोई परेशानी सामने आ गई। सबसे बड़ी परेशानी थी कि हर आदमी नंबर 2 की मांग करता था और अरविंद के पास काले धन की एक पाई भी न थी। अगर किसी सरकारी स्कीम के लिए जाता तो वहाँ रिश्वत मांगी जाती। अगर किसी निजी बिल्डर के पास जाता था तो 2 या 3 वर्ष की स्कीमों का पैसा अभी से देने के लिए कहा जाता था, जिसमें पैसा डूब जाने का खतरा था। अगर कोई तैयार स्कीम होती तो उसके लिए 40 से 50% ब्लैक में देने के लिए कहते।
अगर कोई अपना मकान बेचने के लिए कहता तो वह कहता कि रजिस्ट्री कम पैसे में कराई जाए, जिससे अरविंद का रजिस्ट्री कराने में बचत होगी और बेचने वाले को कर की बचत होगी। बाकी पैसा नंबर 2 में ही दे दिया जाए, यानी वहाँ भी काला धन चाहिए। कई वर्ष गुजर गए। अरविंद ने कई दोस्तों से बात की, पर सबका एक सुर में यही कहना था, अगर मकान लेना है तो नंबर 2 में कुछ न कुछ देना तो पड़ेगा ही। अरविंद को आश्चर्य होता था कि यह बात अगर हर कोई जानता है तो सरकार को क्यों नहीं मालूम होती। अगर मालूम है तो वह कुछ क्यों नहीं करती। हार कर अरविंद ने मकान खरीदने का इरादा छोड़ दिया। पर नेहा कहाँ चुप रहने वाली थी। उसे तो बुढ़ापे की चिंताएं सताई जा रही थी। वह बीच बीच में अरविंद को कुरेदती रहती थी। मौका लगता तो अरविंद के दोस्तों से कहती कि वे आए तो उन्हें समझाएं। अरविंद ने पहले तो अपनी मजबूरी लोगों को समझाने की कोशिश की, परंतु फिर उसे लगा कि ऐसा करने से दूसरा यह समझता है कि वह अपनी ईमानदारी की डींगे हाँक रहा है। कुछ लोग तो उपाय बतलाते उसे रिश्वत लेने के लिए ही उकसा देते थे। इस बात से अरविंद के तन बदन में आग से लग जाती थी। धीरे धीरे अरविंद ने पार्टी वगैरह में जाना कम कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसको देखते ही मकान का मुद्दा छिड़ जाएगा। आज पार्टी में जाने से पहले नेहा ने अरविंद के 2-3 दोस्तों को पहले से फ़ोन करके कह दिया था कि किसी तरह से अरविंद को मकान लेने के लिए राज़ी कर लेना। बस अरविंद तो भड़क गया था। घर में घुसते ही देखा फ़ोन घनघना रहा है। नेहा की बहन का फ़ोन गाजियाबाद से था। नेहा ने फ़ोन उठाया। हेलो। उधर से दीदी की आवाज़ आई। नेहा, एसटीडी पर अधिक लंबी बात नहीं करूँगी। मैंने तेरे लिए कुछ घर देखे हैं। गाजियाबाद अच्छा शहर है। यहाँ गांधीनगर रोड पर बहुत सी कॉलोनियाँ बन रही हैं। एक से बढ़कर एक घर मिल रहे हैं। शहर से थोड़ा दूर होने के कारण बहुत महंगे भी नहीं हैं। तुम लोग फटाफट आकर देख लो। नेहा अरविंद का मूड को जानती थी कि इस समय मकान की बात करना पेट्रोल को चिंगारी दिखाने के बराबर था। सो उसने बात को वहीं समाप्त किया। ठीक है दीदी, अरविंद से बात करके बताऊंगी, बाय। अगले दिन अरविंद ऑफिस से लौटा तो बहुत खुश था। घर में घुसते ही उसने नेहा को आवाज़ दी। नेहा, तुम्हें सहारनपुर वाले चौधरी साहब याद हैं? आज उनका फ़ोन आया था। उनकी लड़की थी ना पीहू, उसकी शादी कर रहे हैं। लड़के वाले गाजियाबाद में हैं, वहीं जाकर शादी कर रहे हैं। हमें जोर देकर बुलाया है। तुम तो जानते ही हो कि वह हमें कितना मानते हैं। कह रहे थे ऐसी शुभ घड़ी में हम लोगों के होने से उन्हें बहुत खुशी होगी। तुम गाजियाबाद चलोगी ना? नेहा को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने बहुत संभल के अरविंद से फ़ोन का जिक्र छेड़ा। दीदी का फ़ोन आया था। कह रही थी कि गाजियाबाद में सस्ते मकान मिल रहे हैं। गाजियाबाद जगह अच्छी है। दीदी और जीजाजी वहीं रहते हैं। मकान की देख रेख कर लेंगे। हम तो वैसे भी रिटायर होने के बाद ही उसमें रह पाएंगे। तब तक किराए से उसकी किस्तें भी चुक जाएंगी। जब गाजियाबाद चल ही रहे हैं तो क्यों न मकान भी देख लिया जाए। अरविंद का मूड अच्छा था। वह राज़ी हो गया, पर एक शर्त पर कि पहले वह बिल्डर से बात करेगा। अरविंद ने नेहा को दीदी से सीधा बिल्डर का फ़ोन नंबर लेकर 2 टूक बात की। मकान कितने दिनों में मिलेगा और वह नंबर 2 में भी कुछ लेगा क्या? बिल्डर ने उसे आश्वासन दिया कि मकान कब्जे के लिए तैयार है और भुगतान अरविंद की सुविधा के अनुसार ही होगा। अरविंद को बात जम गई। सारे परिवार में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ाई। सबसे अधिक प्रसन्नता अरविंद को थी कि वह अब बिना किसी चिंता के मकान खरीद सकता था। शादी से एक दिन पहले पहुंचकर सबने सबसे पहले मकान देखे। उस बिल्डर की कई स्कीमें एक साथ आ रही थी। आखिर एक स्कीम में सबको एक मकान बहुत ही अच्छा लगा। सामने बड़ा सा लॉन, 1 बेडरूम नीचे और 2 पहली मंजिल पर, बड़ा सा किचन, 2 स्टोर रूम, पीछे कपड़े सुखाने की जगह। मकान का मुंह पूरब को था। मकान के सामने बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क था। कुल मिलाकर मकान सबको पसंद आ गया। कीमत भी कुछ नहीं, सिर्फ 6.5 लाख रुपए। अरविंद ने नेहा को धीरे से कहा, नेहा, मुझे 8 लाख लोन मिल सकता है। इस मकान के लिए तो रजिस्ट्री वगैरह मिलाकर भी 7 लाख में काम चल जाएगा। तुम कहो तो बिल्डर से हाँ कर दे। नेहा तो तैयार बैठी ही थी। बजाय अरविंद को हाँ करने के उसने सीधे बिल्डर से ही बात की। सुरेश भाई, यह 2 नंबर हमारा हुआ। अरविंद आश्वस्त हो गया कि नेहा को भी मकान पसंद है। उसने भी चलते चलते कहा, सुरेश भाई, कल सवेरे आकर मैं भुगतान वगैरह की बात कर जाऊंगा। रात में काफ़ी देर तक उसी मकान की बातें होती रहीं। सब बहुत खुश थे, खासतौर पर बच्चे। अगले दिन सवेरे ही अरविंद सुरेश भाई के पास पहुंच गया। हाँ तो सुरेश भाई, आप बताइए आगे क्या करना है।
मुझे तो पूरा का पूरा लोन लेना होगा, उसके लिए आप क्या क्या कागज़ देंगे? सुरेश भाई ने एक फ़ाइल निकाल कर कहा, यह देखिए, हमारा काम पक्का होता है। यह फ़ाइल पहले से तैयार करके रखी हुई है, इसमें वे सारे कागज़ हैं जो आपको लोन के लिए चाहिए होंगे। अरविंद को इस बात ने बड़ा प्रभावित किया कि इस बिल्डर का सारा काम कितना व्यवस्थित है। उसने मन ही मन नेहा की दीदी एवं जीजा जी की तारीफ की कि उन्होंने ऐसा बिल्डर खोजा। तो अब मुझे क्या करना होगा? अरविंद ने बेताब होते हुए पूछा। देखिए साहब, इन मकानों का 1.5 लाख रुपया हम नकद लेकर फाइल पकड़ा देते हैं। अब आप बंसल साहब के मार्फत आए हैं और आपसे फ़ोन पर पहले ही बात हो गई थी, इसलिए आप जो ठीक समझे नगद दे दीजिए और फाइल लीजिए। अरविंद को झटका सा लगा। नगद यानी नंबर 2 में? और उसके मुंह से निकला, सुरेश भाई आप तो कह रहे थे कि नंबर 2 की ज़रूरत नहीं है। मैंने यह सब कब कहा? मैंने तो यह कहा था कि जिससे आपकी सहूलियत होगी वैसा कर लेंगे। अब आप मकान खरीदने निकले हैं तो कुछ तो नंबर 2 में रखा ही होगा। 1.5 लाख ने सही, 1 लाख सही। अरविंद को क्रोध तो बहुत आया, पर अपने आप को संयत रखते हुए बोला, सुरेश भाई मैं तो पूरा पैसा लोन लेकर ही दूंगा, और लोन का पैसा तो नंबर 1 में ही होता है। मेरे पास तो नंबर 2 में कुछ भी नहीं है। सुरेश भाई न माने। उनका कहना था कि ऐसा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो नंबर 2 में रुपये न रखता हो और लेता देता न हो। कितने ही लोगों ने उनके मकान खरीदे, सबने नंबर 2 में पैसा दिया। अरविंद ने बहुत तर्क देने का प्रयत्न किया, पर उनकी एक न चली। मायूस होकर अरविंद ने आखिरी प्रयत्न किया। वह बोला, देखिए सुरेश भाई, मैं जिस विभाग में पिछले 12 वर्ष से काम करता हूँ उसमें सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दिए जाते हैं। 2 करोड़ से नीचे का काम हम लोग देखते ही नहीं हैं। हम चाहे तो इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी कॉलोनी खरीद से ले, पर हमने आज तक किसी से चवन्नी भी नहीं ली। ऐसा नहीं है कि हम किसी ने जोर जबरदस्ती के कारण ऐसा किया है। दरअसल हमारे खून में ही ऐसी कुछ खराबी थी कि बेईमानी का पैसा लेना हमें और हमारे घर वालों को अच्छा नहीं लगता, वरना हम भी शान से आपके आगे 2 लाख रुपये पटक देते और मकान खरीद लेते। किसी के आगे न तो हम हाथ फैलाते हैं और न सिर झुकाते हैं। हमने आज तक अपना ईमान नहीं बेचा। अब उसके बदले हम आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप पूरा पैसा नंबर 1 में ले, और आपका पैसा तो हम मार नहीं रहे हैं। एक ही सांस में बोल गया था अरविंद। ऑफिस में बैठे सभी लोगों की नज़र अरविंद पर गड़ी थी, मानो वह ईमानदार आदमी न हो अपितु कोई अजूबा हो। सुरेश भाई ने अरविंद की बात को बड़े ध्यान से सुना और आखिरी पैंतरा मारते हुए बोले, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। हम उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। हाँ, हम आपकी ईमानदारी पर हमदर्दी और सांत्वना के 2 शब्द अवश्य कह सकते हैं। आप जैसे महान लोगों से ही यह देश बचा हुआ है। पर साहब, हमको हमारा धंधा करने दो। जेब में रोकड़ा है तो हमारे मुंह पर मार के यह फाइल ले जाओ। थोड़ा सा रुककर उन्होंने अन्य लोगों पर नज़र डाली और अपनी बात पूरी की, वरना अपनी जीवनी किताबों में छपवा दो, बच्चे पढ़ेंगे और आपका गुणगान करेंगे। सारे ऑफिस के लोग हो करके हंस दिए। अरविंद को चक्कर सा आने लगा। ऑफिस में बैठे लोगों के चेहरे एक एक कर के उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। कुछ लोग बेईमानी का पैसा देने के लिए बैठे थे और कुछ लोग लेने के लिए। सब के सब एक सिरे से धूर्त और बेईमान नजर आ रहे थे, बिल्कुल स्कीम इंचार्ज की तरह। लेकिन सबकी आंखों में बेईमानी की चमक थी। सिर्फ उसकी आंखें बुझी बुझी सी थी। आज बेईमानी सीना तान कर बैठी थी और ईमानदारी गिड़गिड़ा रही थी। चलते चलते उसने सुरेश भाई से सिर्फ इतना ही कहा, समय समय की बात है सुरेश भाई। कभी बेईमानी समाज पर बदनुमा पैबंद थी, आज ईमानदारी समाज में पैबंद की तरह है। घर लौटते समय अरविंद का दिमाग बनाया हुआ था। पहली बार उसका मन कर रहा था कि रातों रात बेईमान हो जाए, सबसे रिश्वत इकट्ठी करके सुरेश के मुंह पर मारे और वह भी आज के समाज में एक इज्जतदार आदमी बन जाए। क्या मिला उसको? ईमानदारी का नतीजा। सारे लोग उस पर हंसते हैं कि मकान खरीदने चला है और उसके पास बेईमानी का एक भी पैसा नहीं है। नेहा को जब सारी बात बताई तो उसे भी झटका लगा, पर उसने फिर अरविंद की हिम्मत बढ़ाई, इस डर से कि कहीं अरविंद बेईमानी की राह पर न चल दे। शाम को चौधरी साहब के यहाँ पर बड़ी रौनक थी। अरविंद के पहुँचते ही उन्होंने अरविंद का ज़ोर शोर से स्वागत किया और उसका हाथ पकड़े पकड़े खींचते हुए ले गई और एक जगह कई मेहमानों की भीड़ इकट्ठी करके ऐलान करना शुरू कर दिया, साहिबान इनसे मिलिए, यह है विक्रमजीत, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र। आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी ही बदौलत हूँ और मुझे ही नहीं, इनके पास जो भी आया। अरविंद ने चौधरी साहब को टोका
अरे कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैंने ऐसा क्या किया? पर वह कहाँ मानने वाले थे। वह तो अरविंद से मिलकर गदगद हो रहे थे और बोलते ही गए, क्यों, कुछ झूठ बोल दिया मैंने? अरविंद साहब, आज की तारीख में अगर ईमानदार लोग कम हैं तो ईमानदारों की कदर करने वाले भी कम ही हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं ईमानदारी की कदर करने वालों में से एक हूँ। आप संभवतः भूल रहे होंगे कि 4 वर्ष पूर्व जब मैं अपनी फैक्ट्री डालने जा रहा था तो सबसे पहले मिठाई में आपके घर ही लेकर आया था। मैं नहीं जानता था कि इससे अधिक सम्मान मैं एक ईमानदार व्यक्ति को किस तरह दे सकता था। वैसे भी आपकी उपस्थिति हमारे प्रत्येक शुभ कार्य में सदा लाभदायक साबित हुई। यही कारण था कि मैं इस शादी में भी आपकी उपस्थिति चाहता था। अरविंद स्तब्ध सा खड़ा चौधरी साहब की बातें सुन रहा था। एक ओर सवेरे उसकी ईमानदारी की खिल्ली उड़ाई गई थी और दूसरी ओर उसकी ईमानदारी को इतना सम्मान मिल रहा था। सबसे अधिक खुशी तो उसे इस बात की थी कि उस भीड़ में कुछ चेहरे वे भी थे जो सवेरे सुरेश के ऑफिस में मकान खरीदने को बैठे थे और उसकी खिल्ली उड़ाए जाने का बहुत आनंद ले रहे थे। उसका गला भर गया और वह कुछ न बोल पाया। उसके बाद बातों का दौर चलता रहा और चौधरी साहब उससे मकान के बारे में पूछा तो वह टाल गया। अगली शाम को उन सब की वापसी की ट्रेन थी। भारी मन से नेहा सामान लगा रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन सुरेश भाई का था। अरविंद साहब, आपकी फ़ाइल तैयार है, आप आकर ले जाइए। अरविंद चौंका, पर मैंने तो आपको बता दिया था कि मेरे पास नंबर 2 का एक भी पैसा नहीं है। अरे कौन कमबख्त आपसे नंबर 2 का पैसा मांग रहा है? आप आकर फाइल ले जाइए और जब आपका लोन पास हो जाए तो हमारा पैसा दे दें, मकान आपका हुआ। अरविंद को अचानक सुरेश का यह बदला हुआ रूप समझ में न आया। रातों रात सुरेश का हृदय परिवर्तन हो जाए यह असंभव था। ईमानदारी के पुजारी की शक्ल ही अलग होती है। अचानक फ़ोन की घंटी दोबारा गनगनाई। चौधरी साहब बोल रहे थे, अरविंद साहब, सुरेश का फ़ोन आया था क्या? हाँ, अभी अभी आया था। क्यों, आपको कैसे मालूम हुआ? देखिए, मेरी बात ध्यान से और शांति से सुनिएगा, बीच में मत टोकिएगा। कल शादी में मेरे कुछ मेहमान आए थे जो सवेरे सुरेश के ऑफिस में मौजूद थे। जब आप वहाँ गए हुए थे उन्होंने आपका सारा किस्सा सुनाया। मुझे बहुत बुरा लगा और क्रोध भी आया। बुरा इसलिए लगा कि आप पूरा पैसा एक नंबर में दे सकते हैं और वह नालायक लेने को तैयार नहीं है। क्रोध इसलिए आया कि उस घटिया और 2 टके के बेईमान ने आपका और आपकी ईमानदारी का अनादर किया। मैंने आपसे बिना पूछे ही एक गुस्ताखी की है। मैंने आज सुबह उसके मुंह पर 1.5 लाख रुपये नकद दे मारा। मैं जानता हूँ यह बात आपको पसंद नहीं आएगी, पर आज के हालात को देखते हुए यह एक मजबूरी है। आपके पास पैसा है पर पूरा नंबर 1 में, और सुरेश पैसा लेगा पर थोड़ा नंबर 2 में। यह पैसा मैंने आपको रिश्वत के तौर पर नहीं दिया है। वैसे भी आप आज जिस जगह बैठे हैं वहाँ मैं आपसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, अतः इसको रिश्वत समझना गलत ही होगा। मैंने तो कृष्ण वाली चाल चली है। गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहलवाया था, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, और नरोवा कुंजरोवा बोलते समय कृष्ण ने शंखनाद की दिया था। उनका कहना था कि पाप का नाश करने के लिए किया गया पाप पाप नहीं होता। उसी प्रकार मैंने भी इस नंबर 2 और नंबर 1 के बीच शंखनाद किया है, पाप को पाप से काटा है। मैंने यह पैसा आपको उधार दिया है जो आप मुझे लोन मिल जाने के बाद लौटा देंगे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि ईमानदारी समाज में सिर उठाकर चले। यकीन माने, मेरा इरादा आपका अनादर करने का नहीं है। अरविंद के पास बोलने के लिए कोई शब्द न थे। वह बस डबडबाई आंखों से फ़ोन को घूर रहा था। इस प्रकार ईमानदारी फिर एक बार जीत गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कठिन से कठिन समय में भी हमें डगमगाना नहीं है, अपने आदर्शों पर चलना है। जय हिंद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।